स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। अभी इसके पहले हम लोगों ने पॉलीमर को चार टाइप से क्लासिफाई किया है, ये आप सभी जानते हो, ठीक है। सबसे जो पहला टाइप था क्लासिफिकेशन का वो था हमारा बेस्ड ऑन सोर्सेस। दूसरा जो क्लासिफिकेशन था वो था आपका बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने तीसरा देखा था बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। अब हमने पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की बेस पे तीन टाइप किए थे। पहला था आपका एडिशन पॉलीमर, दूसरा था कंडेंसेशन पॉलीमर और तीसरा था रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। तो हम लोगों ने एडिशन पॉलीमराइजेशन में देखा था कि दो मोनोमर आपस में कंबाइन होंगे और आपस में कंबाइन होने के बाद क्या होगा कि आपको एक सिंगल मोनोमर मिलेगा, ये देखा था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने देखा था कि एडिशन पॉलीमर जो होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किस टाइप का होता है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तीन स्टेप में कैरी होता है। पहले स्टेप में आप देखोगे कि चेन इनिशिएट होता है, यानी चेन फ्री रेडिकल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, वो जो आपका फ्री रेडिकल रहेगा उसके साथ मोनोमर कंबाइन होगा और मोनोमर कंबाइन होने के बाद आपको एक लॉन्ग चेन बनाएगा और स्टेप नंबर 3 में वो चेन क्या होगा, टर्मिनेट होगा, यानी दोनों साइड से उसका जो जॉइनिंग पॉइंट है वो खत्म हो जाएंगे। ये था तीसरा स्टेप। तो ऐसे करके एडिशन पॉलीमर को हम लोगों ने तीन स्टेप में कवर किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता हमारा कौन सा, कंडेंसेशन पॉलीमर। अब कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर एक ऐसा पॉलीमर होता है जिसमें आप देखोगे कि जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को यूनाइट होंगे ना, तो यूनाइट होने के साथ साथ कोई तो भी छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। इसका मतलब वाटर बाहर निकल सकता है, या फिर मिथेनॉल बाहर निकल सकता है, या फिर हाइड्रोक्लोरिन बाहर निकल सकता है, या फिर आपका अमोनिया बाहर निकल सकता है, यानी कोई तो भी छोटा कंपाउंड बाहर निकलेगा, ठीक है। ये देखा था हम लोगों ने। ये होने के बाद हम लोगों ने डिस्कस करा रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। तो रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में देखा था हमारे पास लैक्टोन्स रहेगा, हमारे पास और भी कोई रिंग वाले कंपाउंड रहेंगे, समझे क्या। तो अगर हम रिंग वाले कंपाउंड को बीच में जब ब्रेक करके उसको ओपन करते हैं सो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। अब इसकी जो ग्रोथ होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, इसलिए हम इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। फिर हमने देखा था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पे हम लोगों ने चार टाइप किया था। पहला इलास्टोमर, जो पॉलीमर इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है उसको हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। फिर हमने दूसरा देखा था फाइबर। सो फाइबर किसको बोला था हमने, जो थिन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो आपका फाइबर था। फिर तीसरा हम लोगों ने देखा था थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, व्हाट इज थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक होता है जिसको हम जब हीट करेंगे तो सॉफ्ट होगा और वापस से कूल करेंगे तो हार्ड हो जाएगा, यानी पूरे प्लास्टिक के नेचर को क्या करता है, वो शो करता है। उसको हम रिबाउंड कर सकते हैं, अलग अलग शेप दे सकते हैं, ये बताया था मैंने। फोर्थ बताया था मैंने थर्मोसेटिंग। अब थर्मोसेटिंग में मैंने क्या बताया था कि थर्मोसेटिंग एक ऐसा पॉलीमर होता है जो क्या होता है कि हम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट होगा, लेकिन फिर जब और ज्यादा हीट करेंगे तो हार्ड होगा और उसके बाद वो हार्ड ही रह जाएगा। इसको हम रिबाउंड नहीं कर सकते, रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो पॉलीमर है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर। डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर के बेस पे अगर बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स के बेस पे इसके दो टाइप होंगे। पहला होगा आपका नंबर 1 होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर। अब होमोपॉलीमर क्या होगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर is the polymer in which only one type of repeating unit are present, जिसमें सिर्फ एक टाइप के रिपीटिंग यूनिट प्रेजेंट रहेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, जितने भी मोनोमर्स रहेंगे वो सबके सब क्या रहेंगे, सिंगल मोनोमर रहेंगे, ठीक है। और जब ये रिएक्शन होगा तो किस तरह का होगा, एक टाइप का कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। वो कंडेंसेशन रिएक्शन टाइप का यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। आप अगर उसका एग्जांपल जानना चाहते हो तो बोल सकते हो, जैसे नायलॉन 6 पीसी का एग्जांपल है, या फिर नायलॉन 6 भी उसी का एग्जांपल है,
या फिर पॉलीएक्रिलामाइड है, वो भी इसी का एग्जांपल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा। तो ये था हमारा होमोपॉलीमर के बारे में। ठीक है, अभी क्या बोला मैंने होमोपॉलीमर के बारे में? सबसे पहले बोला मैंने सिंगल टाइप का क्या रहेगा? सिंगल टाइप मोनोमर। मोनोमर किस टाइप का रिएक्शन होगा? रिएक्शन होगा आपका कंडेंसेशन टाइप का। किस टाइप का? कंडेंसेशन टाइप का रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है, समझे क्या? उसके बाद मैंने क्या बताया? एग्जांपल दिया मैंने। एग्जांपल कौन कौन से दिया? मैंने बताया नायलॉन 6 बताया मैंने, नायलॉन 6 बताया मैंने, नायलॉन 6 जिसमें से एक ही टाइप की क्या रहेगा आपके मोनोमर्स रहेंगे। ठीक है, और एग्जांपल कौन सा दिया मैंने? पीवीसी, पॉलीएक्रिलामाइड। ध्यान रहेगा। तो ये हमारा रहा होमोपॉलीमर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं इसका सेकंड टाइप, वो सेकंड टाइप आपका कोपॉलीमर। कोपॉलीमर। अब ये कोपॉलीमर क्या होता है? कोपॉलीमर एक ऐसा पॉलीमर है जिसमें दो और दो से ज्यादा एंड टू और मोर टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट प्रेजेंट वहां पे रहेंगे। ठीक है, ये क्या होगा? दे आर फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर इन द प्रेजेंस ऑफ ईच अदर। द डिफरेंट मोनोमर्स आर रैंडमली सीक्वेंस्ड इन द पॉलीमर। अब इसमें क्या होगा? ये ऐसा पॉलीमर रहेगा जिसमें अलग अलग टाइप के रिपीटिंग यूनिट रहेंगे आपके, और अलग अलग टाइप के रिपीटिंग यूनिट होने के बाद आप देखोगे कि दोनों एक दूसरे के प्रेजेंस में यूनाइट होंगे और यूनाइट होकर नया पॉलीमर बनाएंगे। यानी सिंपल सी बात हम ये बोल सकते हैं कि जिसमें मोनोमर सेम रहेंगे वो रहेगा आपका होमोपॉलीमर, और जिसमें मोनोमर डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, क्या बोला मैंने? मोनोमर कैसे रहेंगे? मोनोमर डिफरेंट टाइप के रहेंगे, डिफरेंट टाइप के रहेंगे। ठीक है, सो उसको अपन क्या बोलेंगे? कोपॉलीमर। अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूं तो मैं लूंगा ब्यूना एन, ब्यूना एन, ब्यूना एस, ब्यूना एस। अब इन दोनों का प्रिपरेशन हम लोग बाद में देखने वाले हैं कि ये दोनों प्रिपेयर कैसे होते हैं, ध्यान रहेगा। तो हमने कौन सा पॉलीमर देखा? हमने किस टाइप की क्लासिफिकेशन देखा? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन व्हाट? टाइप्स ऑफ मोनोमर। सो एक हो गया होमो और दूसरा हो गया पॉली। सो ध्यान रहेगा। चलो अब हम आगे देखते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट टाइप है पॉलीमर का, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन बायोडिग्रेडेबिलिटी। बायोडिग्रेडेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो नेचर में डिस्ट्रॉय हो, यानी नेचर में प्रेजेंट होने के बाद वो कुछ दिन के बाद डिस्ट्रॉय होता है, उसको अपन बोलते हैं बायोडिग्रेडेबिलिटी। ध्यान रहेगा, ये हमारा अगला क्लासिफिकेशन है। अब आप सबको पता है कि बहुत सारे ऐसे पॉलीमर्स हैं जो कि माइक्रोब से इफेक्टेड नहीं होते, यानी माइक्रोब्स का उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे पॉलीमर्स को हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, डिग्रेडेबल पॉलीमर्स। अब ऐसे पॉलीमर्स जो होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं, जो कि नेचर में प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत देर तक के नेचर में प्रेजेंट रहेंगे, फॉर लॉन्ग टाइम तक के लिए, और लॉन्ग टाइम तक नेचर में प्रेजेंट होने की वजह से आप देखोगे कि वो क्या करते हैं? पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, नेचर के लिए बहुत ही हैजर्डस है। सो इन प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाया। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर यानी वो पॉलीमर कुछ दिन तक नेचर में रहे, उसके बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाए? वो नेचर के बाद डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, सो ऐसे ही कुछ पॉलीमर्स के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर के बारे में डिस्कस करना है। उसमें जो सबसे पहला है वो आपका रबर। कौन सा है? रबर। अब रबर क्या होता है? बेसिकली जितने भी इलास्टोमर्स होता है ना, वो सारे इलास्टोमर्स को जनरली हम लोग रबर्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि बलून्स हो गया, सोल हो गए, या फिर टायर हो गया, या फिर सर्जिकल जो ग्लव रहता है वो हो गया, चाहे कार्टन जो शू रहता है, जो भी चीजें रहती हैं वो हो गया, एक्सेट्रा। ये सब के सब किससे बना है? इलास्टिक मटेरियल से बनता है। ठीक है, अब देखना है आपने को जो रबर कैसा होता है, रबर कैसे बनता है? तो रबर बनता है आपका नेचुरल रबर से।
किससे बनता है? नेचुरल रबर से। तो अपने को डिस्कस करना है नेचुरल रबर के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं नेचुरल रबर, तो नेचुरल रबर का जो मोनोमर होता है ना, वो होता है आपका आइसोप्रीन। क्या है? आइसोप्रीन 1,3-ब्यूटाडीन। क्या होता है? 1,3-ब्यूटाडीन। एक नंबर पे और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, इसी को हम आइसोप्रीन के नाम से जानते हैं। आपका जो नेचुरल रबर जो होता है वो हाई मॉलिक्यूलर मास रहेगा इसका। इसमें जो मास रहेगा इसका मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट 1,30,000 यूनिट से लेकर तो 3,40,000 यूनिट तक के रह सकता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि इसमें 2000 से लेकर 4000 तक के यूनिट रह सकते हैं। यूनिट बोले तो मोनोमर्स रह सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने ड्रॉ किया आपके सामने स्ट्रक्चर नेचुरल रबर की। नेचुरल रबर कैसा दिखाई देता है? ठीक है, तो नेचुरल रबर की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल रबर कुछ इस टाइप का दिखेगा आपका। ये जो आइसोप्रीन है ना, इसे आइसोप्रीन को ही बनाया है। देखो ये CH3 ये दिखा, फिर ये CH2 दिखा, ये CH2 दिखा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाला H ये दिख रहा है, और फिर ये CH2। इसी चीज को मैंने 3 बार बनाया है। एक पहली बार ये बन गया आपका, सेकंड टाइम यहां से ये बन गया आपका, और थर्ड टाइम फिर ये वाला पोर्शन बन गया आपका। तो ऐसे कितने बन गए? मैंने 3 मॉलिक्यूल एक के ऊपर अटैच किए हुए हैं। ये आपको टेक्स्ट बुक में भी आराम से मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि रिएक्शंस क्या क्या होता है इसमें। रिएक्शंस की अगर बात करेंगे तो आपका जो आइसोप्रीन जो होता है ना, वो आइसोप्रीन क्या होता है? पॉलीमराइजेशन होता है। और इसी पॉलीमराइजेशन कैसे होगा कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होकर इधर साइड आएगा और ये ब्रेक होकर इस साइड आएगा, यानी फिर बाय फंक्शनल बन गया है कि नहीं? तो आपको कुछ इस तरह का क्या मिलेगा? आपको पॉलीआइसोप्रीन मिलने वाला है। ध्यान रहेगा। अब हम डिस्कस करेंगे आपको जो रबर है नेचुरल रबर, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका जो पॉलीआइसोप्रीन जो होता है ना, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है तो सीस टाइप का रहता है। अब आपको पता होगा अल्कीन में हमने देखा था आइसोमेरिज्म में सीस और ट्रांस, कुछ याद है? तो ये सीस टाइप का होता है, समझे क्या? इसके इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस चेन हेल्ड टुगेदर विद वैन डर वाल्स फोर्स एंड हैज कॉइल स्ट्रक्चर। और ये कैसे दिखेगा? बिल्कुल कॉइल टाइप का दिखता है। इट कैन बी स्ट्रेच्ड लाइक अ स्प्रिंग एंड एग्जिबिट इलास्टिक प्रॉपर्टी। हम इसको स्प्रिंग के जैसे खींच सकते हैं, इसके अंदर में इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। ध्यान रहेगा। अब एक बात बता दो कि ये तो हो गया नेचुरल रबर। क्या हो गया? अब देखो, अब हम बात करते हैं कि आपका जो नेचुरल रबर जो होता है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, स्टिकी नेचर का होता है, लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। अब लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया कि अगर आप उसको ऐसे खींचोगे तो तुरंत टूट जाएगा, समझ रहे कि नहीं? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम इसको क्या करेंगे? उसको वल्कनाइज करेंगे। वल्कनाइज क्यों करते हैं? ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन जाए, टफ बन जाए, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाए, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाए, समझ रहे? अब ये वल्कनाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज वल्कनाइजेशन? मैंने बोला वल्कनाइजेशन जरूरत क्यों है? सॉफ्ट रबर को हार्ड रबर में कन्वर्ट करने के लिए। जो इजीली टूटता है उस रबर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं वल्कनाइजेशन। हम करते हैं वल्कनाइजेशन। समझ रहे मेरी बात? अब मैं क्या बता रहा हूं, इसको सबसे पहली बार 1839 में चार्ल्स गुडईयर ने डिस्कवर किया था इस कंसेप्ट को। उसने क्या किया था? सल्फर के साथ नेचुरल रबर को मिक्स किया, और जब मिक्स किया तो अपने को क्या मिला? अपने को मिला रबर, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग था, जो कि काफी हार्ड था, जो कि जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा थी, जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा था। ठीक है, अगर नेचुरल रबर को हमने 3 से 5% सल्फर मिक्स किया और उसको 100 से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया हमने, तो आप देखोगे ना कि क्या हो जाता है? वहां पे 1,4 पॉलीप्रोपीन की क्रॉस लिंकिंग बनती है, जहां पे कार्बन डाइसल्फाइड बोले तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, SS बॉन्ड बनता है। अब जैसे जैसे हम कार्बन सल्फर के परसेंटेज चेंज करेंगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगा? आपका रबर भी चेंज होते जाएगा, यानी कि रबर की क्वालिटी में चेंज आएगा। यानी अगर हमने रबर में 20 से 30% अगर सल्फर मिला दिया तो वो हार्ड हो जाएगा,
3 से 10% सल्फर मिलाया तो वो थोड़ा कम हार्ड हो जाएगा। और मान के चलो हमने उसमें क्या किया, 3 से 10% सल्फर मिलाया तो हार्ड हो जाएगा, जिसका यूज करते हैं तो टायर बनाने के लिए यूज करते हैं। वही अगर हमने उसके अंदर 1 से 3% तक सल्फर मिला दिया तो आपका जो वो रबर बनेगा वो रबर बैंड बनाने के काम आएगा। समझ रहे मेरी बात? अरे हाँ है ना। तो इस टाइप से हम वल्कनाइजेशन करके सॉफ्ट रबर को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, हार्ड रबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमें डिस्कस कर रहे हैं पॉलीथीन के बारे में, समझिएगा। तो अगर पॉलीथीन की बात करेंगे तो पॉलीथीन जो है सबसे सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमनली यूज्ड हाइड्रोकार्बन है जो थर्मोप्लास्टिक जैसा बिहेव करता है। अब थर्मोप्लास्टिक का मतलब आपको सब पता है कि वो हीट करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा और वापस से कूल करेंगे तो हार्ड हो जाएगा, समझिएगा। इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है वो होता है आपका पॉलीथीन। क्या होता है? पॉलीथीन, POLYTHENE, ध्यान रखने का। अब आपका जो पॉलीथीन होता है वो पॉलीथीन दो टाइप का होता है, एक होता है आपका लो डेंसिटी वाला और एक होता है आपका हाई डेंसिटी वाला। समझ रहे मेरी बात? अभी देखो, अभी हमें बनाना है लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब लो डेंसिटी पॉलीथीन हमने ऑलरेडी इसके पहले बनाया है। कब बनाया था मैंने? जब मैंने आप लोगों को लीनियर पॉलीमर का एग्जांपल दिया था। किसका? लीनियर पॉलीमर का। तो लीनियर पॉलीमर के एग्जांपल में मैंने सब सारी चीजें बताया था। आपको क्या करना है, आपको जो इथिलीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिख रहा है, अब इसके N मॉलिक्यूल ले लेगा। ठीक है, जब इसके N मॉलिक्यूल लेंगे ऑलमोस्ट 1000 से लेकर 2000 एटमॉस्फेयर तक के प्रेशर देना है और जो टेम्परेचर देना है वो 350 से लेकर 570 केल्विन तक के टेम्परेचर देना है। और इस टेम्परेचर पे अगर आप इसको हीट करोगे, पहले तो बॉन्ड ब्रेक होगा पहले स्टेप में, तो कुछ इस तरह का मिलेगा CH2 कुछ इस तरह का मिला। और इसी का जो पॉलीमराइजेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कुछ इस तरह का CH2 इस टाइप का दिख रहा है। तो ये क्या बन गया आपका पॉलीथीन बन गया। समझ रहे मेरी बात? इसमें जो मैकेनिज्म जो फॉलो होता है वो मैकेनिज्म कैसा फॉलो होता है, वही पहले वाला फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि ये जो होता है ये लूजली हेल्ड होता है, बोले तो इसकी जो बॉन्डिंग रहती है वो काफी वीक रहती है। और बॉन्डिंग वीक होने की वजह से बोले तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, यहाँ पे जो अटैचमेंट रहता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा रहता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसकी बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। समझ रहे? इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसको हम बोलते हैं लो डेंसिटी पॉलीमर। ध्यान रहेगा। चलो अभी आप लोग इसको नोट कर लो रिएक्शंस को। वैसे तो ऑलरेडी आपने नोट किया होगा, एक बार फिर से नोट कर लेना। अब हमें डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज ऑफ लो डेंसिटी पॉलीमर। अगर आप इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ये जो लो डेंसिटी पॉलीमर जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है? फ्लेक्सिबल, लेकिन टफ होता है, मतलब उसको इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकते आप लोग, समझेगा। ये केमिकली इनफ होता है और मॉइस्चर रेजिस्टेंट रहता है, यानी हम बोल सकते हैं वाटर रेजिस्टेंट टाइप का ये रहता है। ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ऑलमोस्ट 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अब अगर हम बात करेंगे लो डेंसिटी पॉलीमर के यूजेस के बारे में, यूजेस ऑफ लो डेंसिटी पॉलीमर, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लो डेंसिटी पॉलीमर जो होता है वो कैसा होता है, इसका यूज करते हैं लोग पाइप बनाने के लिए, कहां पे? एग्रीकल्चर के लिए, बाद में इरिगेशन डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए कर सकते हैं हम लोग। उसके साथ इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक केबल, आपने देखा होगा ना जो इलेक्ट्रिक केबल के जो पाइप बनते हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं। हम इसको सबमरीन केबल के लिए इंसुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। हम इसके बाद फिल्म बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए और खासकर हाउस होल्ड जो पैकेजिंग होती है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे वाटर बॉटल रहता है वो भी बना सकते हैं और हम लोग अलग अलग कंटेनर भी इससे बना सकते हैं। अभी हमें डिस्कस करना है हाई डेंसिटी पॉलीमर के बारे में। अब हाई डेंसिटी पॉलीमर और लो डेंसिटी पॉलीमर बनाने का तरीका सेम रहेगा, उनका केमिकल रिएक्शन भी बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम।
दोनों का केमिकल रिएक्शन सेम रहेगा। यानी कि लो डेंसिटी पॉलीमर बनाओ या फिर हाई डेंसिटी पॉलीमर बनाओ, दोनों का जो तरीका रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा। दोनों में फर्क क्या रहेगा? कंडीशंस का। जैसे इसके पहले वाले जब हमने बनाया था तो उसमें हमने प्रेशर कितना रखा था? हमने प्रेशर रखा था 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर, दैट मींस 1000 टू 2000 एटमॉस्फेयर रखा था। और ये जो है आपका जो हाई डेंसिटी पॉलीमर, उसमें जो प्रेशर रहेगा वो प्रेशर रहेगा आपका 6 से 7 एटमॉस्फेयर, 6 टू 7 एटमॉस्फेयर रहने वाला है। उसमें टेम्परेचर कितना था? 350 से 570 के आसपास। बट यहाँ पे जो टेम्परेचर रहने वाला है वो रहने वाला 333, सॉरी थोड़ा गलती हो गई है, 333 रहना चाहिए, 333 केल्विन से लेकर 343 केल्विन के आसपास। वहां पे जो कैटलिस्ट यूज करेंगे वो कैटलिस्ट आपका ऑक्सीजन यूज करेंगे या फिर कोई पेरोक्साइड यूज करेंगे। क्या बोला? ऑक्सीजन या फिर पेरोक्साइड। मैंने नहीं बताया होगा तो भी आप ध्यान रखने का, ठीक है। एक तो क्या यूज करेंगे? ऑक्सीजन या फिर पेरोक्साइड। आप अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। लेकिन जो हाई डेंसिटी पॉलीमर है इसके लिए यूज करते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या होता है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो कि कॉम्बिनेशन होता है ट्राइमेथिल एल्युमिनियम विद टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का एट अ टेम्परेचर ऑफ 333 टू 343 केल्विन। ध्यान रहेगा। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, तो आपका हाई डेंसिटी जो पॉलीमर होता है वो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 144 टू 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ये थोड़ा ज्यादा स्टीफर होता है लो डेंसिटी पॉलीमर से, और इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू लो डेंसिटी पॉलीमर। इसके अंदर हार्डनेस भी क्या होता है? ज्यादा होता है, और ये वाटर रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है, और ये केमिकल रेजिस्टेंस भी होता है किसकी अपेक्षा? लो डेंसिटी पॉलीमर से ज्यादा। अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे तो इसके यूजेस के बारे में बोल सकते हैं कि इसको जनरली यूज करते हैं टॉय, खिलौने बनाने के लिए, या फिर हाउस होल्ड आर्टिकल्स जैसे कि बकेट बनाने के लिए, डस्टबिन बनाने के लिए, बॉटल्स बनाने के लिए, पाइप बनाने के लिए। हम इसको लेबोरेटरी में वेयर्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं, और ऐसे बहुत सारे अदर ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज करते हैं जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है और जहां पे स्टिफनेस की जरूरत पड़ती है। सो ध्यान रखना इसके बारे में। अभी हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन, कि टेफ्लॉन कैसे बनाया जाता है। अब टेफ्लॉन का आपने सुना ही होगा कि टेफ्लॉन क्या होता है। जब आप नई नई गाड़ियां खरीदते हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो आपने सुना होगा जनरली जो शोरूम वाले रहते हैं वो बोलते हैं कि हम आपके जो बाइक है या फिर 4 व्हीलर पे टेफ्लॉन की कोटिंग कर देते हैं। किसकी? टेफ्लॉन की कोटिंग। एक्चुअली में टेफ्लॉन की कोटिंग क्या होता है? टेफ्लॉन की कोटिंग बेसिकली कोरोसिव जो एंटी कोरोसिव नेचर होता है, यानी कि कोरोजन नहीं होने देता। इसके लिए हम क्या करते हैं? कोटिंग करवाते हैं। किस चीज की? टेफ्लॉन की। तो वे टेफ्लॉन बनाते कैसे हैं समझिएगा। तो टेफ्लॉन बनाने का तरीका होता है, देखो CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसको किसी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या करोगे? पॉलीमराइजेशन करोगे, और जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब पॉलीमराइजेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर जाएगा और एक इधर भी जाएगा, तो क्या रहेगा? CF2 और ये CF2 दिख रहा है क्या? दिस इज टेफ्लॉन, दिस इज टेफ्लॉन। और ये जो है ये आपका क्या होगा? मुझे कितने फ्लोरीन है? 4 फ्लोरीन है, तो क्या बोलेंगे? टेट्रा फ्लोरोइथेन, टेट्राफ्लोरोइथेन। ध्यान रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि केमिकली टेफ्लॉन जो होता है, टेफ्लॉन का नाम क्या होता है? पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। क्या बोला मैंने? पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन टेफ्लॉन का केमिकल नेम है। क्या बोला मैंने? पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। समझे क्या? इसमें जो मोनोमर यूज होता है वो मोनोमर कौन सा यूज होता है? वो यूज होता है टेट्राफ्लोरोइथिलीन, ये मोनोमर यूज होता है। ध्यान रहेगा। और ये जो रिएक्शन होगा जनरली रूम टेम्परेचर पर होगा। यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होगा वो यहाँ पे भी कौन सा रिएक्शन होने वाला है? आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, यानी उसी टाइप का इनिशिएटेड यहाँ पे भी होने वाला है। हम अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो टफ होता है, बाद में केमिकल इनर्ट होता है, रेजिस्टेंस ऑफ हीट होता है, या फिर बोल सकते हो अटैक
बाय द कोरोसिव रिएजेंट, यानी इसके लगाने की वजह से कभी कोरोजन नहीं होता। ठीक है, इसमें का जो कार्बन और फ्लोरीन जो बॉन्ड होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो CH बॉन्ड जो होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, इसको ब्रेक करना काफी मुश्किल होता है। इसी की वजह से ना अगर आप अल्कली अगर इसके ऊपर डालोगे, समझे क्या, यानी या फिर दूसरे कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जब डालोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं होता, समझेगा। हम इसके अगर यूज के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाता है, टेफ्लॉन का यूज करते हैं नॉन स्टिकिंग कुकवेयर बनाने के लिए, ऑयल सील्स या फिर गैस्केट बनाने के लिए यूज करते हैं। अब गैस्केट तो पता ही होगा, जिसको गाड़ियां पता होगा उसको तो पता ही होगा कि गैस्केट क्या होता है। एक टाइप का ओरिंग रहती है, जो आप लोग रिंग नहीं पहनते क्या, रबर वाली जो ब्लैक कलर की रिंग रहती है, समझेगा, वो बहुत सारे गाड़ियों में देखोगे ना तो 2 लेयर्स को जोड़ने के लिए बीच में लगाते हैं उसको। कभी किसी ने गाड़ी की इंजन खुलवाई होगी तो देखना कि गैस्केट लगाते हैं, वहां पे ऑयल सील लगाते हैं। आप नहीं पता होगा तो कभी किसी दुकान में जाना गैरेज में और पूछना है भैया ऑयल सील क्या होता है, समझे क्या। ऑयल सील 2 लेयर को पकड़ के रखता है, उसके अंदर से ऑयल भी लीकेज नहीं होता, उस चीज को बनाने के लिए यूज करते हैं टेफ्लॉन। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। चलो नोट कर लो। अभी आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 66। ठीक है, ये पेपर में बार बार आता है, बार पेपर में आता है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी तक हमने जितना भी पढ़े ना उसमें से बहुत सारा आप लोगों को नहीं भी समझ रहा होगा, मैं भी समझेगा। अब हम लोगों ने क्या किया, लॉकडाउन होने की वजह से ऑर्गेनिक के लेसन्स नहीं हुए हैं, किसी के भी ऑर्गेनिक के लेसन्स नहीं हुए। ऑर्गेनिक के लेसन्स नहीं होने की वजह से ना थोड़ा केमिकल रिएक्शन में आप लोगों को तकलीफ जा रहा है। यही ऑब्वियसली यूट्यूब पे तो रहेगा ही वीडियो। अगर आप जब ऑर्गेनिक थोड़ा सा पढ़ लोगे, ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद अगर एक बार भी अगर वीडियो को देखोगे ना तो आपको 5 लगेगा पूरा। भले ही आपको अभी थोड़ा हार्ड लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे, बट यही चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। जब आपको ऑर्गेनिक हो जाएगा और इस केमिकल रिएक्शन को आप लोग देखोगे ना तो बच्चे जैसा डील करोगे, बिल्कुल अरे क्या 5 रिएक्शन है करके। अभी फिलहाल में लॉकडाउन है और नेचुरल कैलेमिटी है, आप कुछ नहीं कर सकते, ना तुम ना मैं कुछ कर सकते। तो जैसे चल रहा वैसे चुपचाप चलने दो। आप भी लॉकडाउन का थोड़ा फायदा उठाओ, जितना समझ रहे हो उतना समझना, जितना नहीं समझ रहा आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर से कुछ चीजें बता के दे दूंगा। ठीक है, सो अभी हम प्रिपरेशन देते हैं नायलॉन 66 का। तो नायलॉन 66 कैसे बनाते हैं, हम बनाते हैं 2 टाइप का मोनोमर यूज करते हैं इसमें। पहला मोनोमर होता है हेक्सामिथाइल डायहाइड और दूसरा होता है आपका एडिपिक एसिड। अब एडिपिक एसिड कैसा होगा, HO C डबल बॉन्ड O CH2/4 C डबल बॉन्ड O OH, इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड ये कॉमन नेम है, ध्यान रहेगा। इसके पहले भी एक लड़के ने मुझे क्रोटन अल्डिहाइड के बारे में पूछा था, क्रोटियोनिक एसिड के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि ये कॉमन नेम होता है। ये सब आप चीजें पढ़ोगे एक एक करके, इससे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट हो गया आगे हेक्सामिथाइल डायहाइड, बोले तो H2N, बाद में CH2/6, बाद में हो गया आपका NH2, इसको हम बोलते हैं हेक्सामिथाइल डायहाइड। अब इसके भी हमें N मॉलिक्यूल लेना है और इसके भी N मॉलिक्यूल लेना है, क्योंकि पॉलीमर बनाना है तो हमें इससे अपने को मॉलिक्यूल कैसे लेना पड़ेगा, ज्यादा पर लेना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या रिएक्शन है, देखो यहाँ पे अब ये एसिड है और ये बेस है, NH2 तो बेस होता है ना। NH2 क्यों बेस होता है, क्योंकि NH2 के पास लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर होने की वजह से कैसा न्यूट्रल करता हो, बेसिक न्यूट्रल करता है। तो होगा ऐसा कि इसका हाइड्रोजन और इसका H2 दोनों आपस में कंबाइन होंगे, समझे क्या कंबाइन होगा, ये वाला हाइड्रोजन पर इसको कंबाइन होगा तो क्या मिलेगा, देखो यहां से चालू कर रहा हूं मैं, C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा आपका NH यानी H3N और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे। अब देखो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिया, 3 इसके साथ है, किसके साथ, इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा बॉन्ड बना लिया तो बन जाएगा आपका पॉजिटिव और ये बन जाएगा नेगेटिव। जो यहाँ पे हुआ ना सेम वैसे ही कॉर्नर पे भी होगा, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा वो NH3 पॉजिटिव। और इसके बाद मैंने ये लिखा, फिर क्या आएगा आपका CH2/4 और फिर क्या आएगा C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा आपका O नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, जैसा प्रोसेस यहाँ पे होगा वैसे यहाँ पे होगा। क्यों,
हमने सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल लिया है ना, इसके बाद और भी तो मॉलिक्यूल आएंगे इधर उधर, और इधर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल रहेंगे, है या ना। सो इसका मतलब क्या, दोनों साइड से रिएक्शन होगा, चेन रिएक्शन है। तो हमने सिर्फ 2 मॉलिक्यूल लेकर समझने की कोशिश की है, बट एक्चुअली में आपको n मॉलिक्यूल दिया हुआ है, यानी इसके पहले भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं और इसके बाद भी मॉलिक्यूल है बहुत सारे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन आजू बाजू में जो अपने को रिएक्टेंट नहीं दिख रहे हैं, अपने को उसके बारे में भी डिस्कस करके रिएक्शन बनाना पड़ेगा। तो देखो यहां से क्या होगा, H2 और ये वाला ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा देखो कुछ इस टाइप का बनेगा, C डबल बॉन्ड O, दिख रहा है C डबल बॉन्ड O, और यहां से H2O निकल गया तो क्या बचेगा, NH बचेगा। बचा वही यहां पे क्या होता है, CH2 और ये हो जाएगा आपका NH2, और ऐसे बना देंगे क्योंकि वो आगे भी कंटिन्यू चलती जाएगा। यहां पे क्या होगा, ये देखो C डबल बॉन्ड हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहां पे क्या बचेगा, अब यहां पे CH2/6 था, हम भी यहां पे CH2/6 लिखेंगे, यहां पे भी CH2/6 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहां पे CH2/4, और यहां पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये ऐसे रहेगा। क्यों, क्योंकि ये तो O निकल रहा है ना, ये वाला ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन निकल गया, तो यहां पे क्या बचा है, सिर्फ C डबल बॉन्ड O। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो बॉन्ड है, ये जो दिख रहा है, ये थोड़ा याद रखने का, इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। जो CO-NH बॉन्ड जो होता है पेप्टाइड बॉन्ड, बहुत बार आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेप्टाइड बॉन्ड वाले कंपाउंड के बारे में बताओ कि किस टाइप के पेप्टाइड बॉन्ड वाले पॉलीमर है, ठीक है। सो CO-NH जो होता है उसको अपन बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज वाले बॉन्ड, ठीक है। अब ये बन गया आपका नायलॉन सॉल्ट, दिस इज नायलॉन सॉल्ट। अब इस नायलॉन सॉल्ट को क्या करते हैं, स्पिरिनेट से पास करते हैं, और स्पिरिनेट से पास करके ना पतले पतले थ्रेड बनाते हैं, पतले पतले क्या बनाएंगे, थ्रेड। सो ये बन गया आपका एडिपिक एसिड, दिस इज हेक्सामिथिलीन डायमाइन, समझिएगा। ये क्या बन गया आपका सॉल्ट बनेगा, दिस इज व्हाट सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बना, नायलॉन सॉल्ट बना। क्यों नायलॉन सॉल्ट बोला मैंने इसको, क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी हुई थी एक साथ 2 कंट्री में हुई थी, अमेरिका और इंग्लैंड में। सो इसके बाद क्या होगा, अमेरिका के यूएस, यानी हम बोल सकते हैं नायलॉन न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, इसलिए हम उसका NY पकड़ते हैं, और लंदन में भी हुआ था तो उसका LON, तो क्या बन जाता है नायलॉन। और इसको नायलॉन 6 क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहला वाला जो कंपाउंड है, यानी पहला वाला जो मोनोमर है उसमें 4 कार्बन ये 5 और 6 कार्बन हो गए। दूसरा वाला जो मोनोमर है उसमें भी 6 कार्बन है, 6 कार्बन इसमें भी, 6 कार्बन इसमें भी, दोनों में 6 कार्बन होने की वजह से क्या हो जाता है, हम इसको नायलॉन 6 नाम से बुलाते हैं। समझे मेरी बात। और ये जो आपको नायलॉन 6 मिला है, नायलॉन 6, इसी नायलॉन 6 को हम क्या करते हैं, स्पिनरेट से पास करेंगे। स्पिनरेट एक टाइप की मशीन होती है जहां पे इसके लिक्विड फॉर्म वाले सब्सटेंस को डालेंगे तो पतले पतले थ्रेड क्रिएट होता है, समझे क्या। तो हम जो बोल सकते हैं कि जो नायलॉन 6 जो होता है उसका जो डेंसिटी जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये काफी लॉन्ग होता है, ऑलमोस्ट 12,000 से लेकर 50,000 यूनिट तक की यूज किए जाते हैं, यानी कि 12,000 एडिपिक एसिड और 12,000 हेक्सामिथिलीन से लेकर तो 50,000 तक के मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं, यानी इससे भी ज्यादा मॉलिक्यूल, इतना ज्यादा यूनिट वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे क्या रिलीज हुआ है, यहाँ पे आपका वाटर रिलीज हुआ है। ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन ऑब्वियसली 553 केल्विन पे हुआ, यानी काफी हाई प्रेशर हो गया, और प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहेगा, टेम्परेचर भी ज्यादा और प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। हम बोल सकते हैं कि ये वाटर कभी सोक नहीं करता, समझिएगा। हम यूज करते हैं इसका ब्रशेस बनाने के लिए, बाद में सर्जिकल सूटर्स बनाने के लिए यूज करते हैं, टेक्सटाइल में यूज करते हैं, फैब्रिक्स में यूज करते हैं, या फिर टायर बनाने के लिए भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, वहां पे भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। सो इसको जल्दी से नोट करो। सो आज हम यहीं पे रुकते हैं। आज हमने डिस्कस किया था सबसे पहले बायोडिग्रेडेबिलिटी पॉलीमर के बारे में डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था नेचुरल रबर के बारे में,
हमने डिस्कस किया था लो डेंसिटी पॉलीमर के बारे में, हमने डिस्कस किया हाई डेंसिटी पॉलीमर के बारे में, और लास्ट में हमने डिस्कस किया टेफ्लॉन के बारे में, और फिर हमारा टॉपिक एंड हुआ आज का नायलॉन 66 से। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में।